हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आज से 25 मई 2025 तक आपका आज से देखा जाए तो 77वां दिन है। तो अभी आज हमारा जो टॉपिक आएगा वह राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें राज्यपाल के बारे में भी पढ़ेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियां होती हैं और इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो इनका एक ओवरव्यू इसके अंतर्गत जानेंगे। चलिए तो इन प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न पहला आता है, जो आपका ये यूपीएससी के एग्जाम में 2024 में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले नंबर पर 2024 से ही शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया था कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। और दूसरा कथन आया था कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका ये राज्यपाल से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन आया था, जिसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इन प्रश्नों को बारे में समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। पहला कथन कह रहा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है या घोषित करता है। ये क्या वो ये वाला जो कथन है आपका गलत है, क्योंकि यह किसी भी समुदाय के लिए नहीं करता है। इसका भी एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है, उसी के अंतर्गत ही ये चीजें की जाती है, ना कि ये है कि किसी भी समुदाय के लिए। तो इसमें ये वाला जो किसी भी समुदाय है वो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, इसके कारण से ये आपका गलत होगा। वह दूसरा वाला कथन जो है वह सत्य है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने और किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य से में भी ऐसा हो। यानी कि अगर एक राज्य में जिस तरीके के प्रावधान है तो वह दूसरे राज्य में भी होंगे, तो यह अनिवार्य नहीं है। तो ये आपका कथन सत्य है, लेकिन पहला वाला जो कथन है वह गलत है। तो इसी के साथ ही आपका जो उत्तर होगा वह के ऑप्शन बी होगा, जिसमें केवल दो सही होगा। तो ये आपका 2024 में अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद, ये आपका आया था 1995 में। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला कथन दिया गया है कि किसी राज्य को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा दिया गया है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य नहीं है। तो क्या दिया गया है? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और दोनों, तो दोनों नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों नहीं है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है पदावधि पूर्व होने की अगर 5 वर्ष की अवधि है तो उसके पूर्व भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और 5 वर्ष के बाद वह अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत होते हैं। अब इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि अनुच्छेद 156 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण भी हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 156 का क्लॉज 3 के परंतु के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो आपके सही नहीं है, तो इस कारण से इसकी एक व्याख्या है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन बी दिया गया है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। और ऑप्शन डी के अंतर्गत दिया गया है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुसमर्थन के आधार पर की जाती है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन जो है वह आपका सत्य है। तो इसमें जो आपका एक सत्य कथन है वो आपका ऑप्शन सी है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन सी है।
अब पहला क्यों गलत है, तो पहले के अंतर्गत बात करें तो भारत के में एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे कि पंजाब हरियाणा है तो दो जगह के राज्यपाल वहां पर एक ही राज्यपाल दोनों जगह पर बनाए गए हैं। और भी अन्य राज्य हैं तो वहां पर जैसे कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों का एक ही राज्यपाल बना दिया गया। तो ये ऐसी व्यवस्था दी गई है, ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण से ये गलत होगा। दूसरा ये कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो है वह आपका गलत होगा। फिर आते हैं कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुसमर्थन के आधार पर की जाती है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका एक ही सही होता है, तो ऑप्शन सी है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 156 का क्लॉज 1 है, उसमें प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है और राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 153 का जो परंतुक है उसके तहत कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1 जो है वह राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 239 का क्लॉज 5 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके पूरे कथनों का एक ओवरव्यू दिया गया है। तो इस कारण से आपका सी अकेला सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो भारत के जो राज्यपाल हैं उनके लिए कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा आता है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा आता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और तीसरा चौथा दिया गया है कि राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो इस तरीके से आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं। तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आपका पहला शक्ति आती है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने की रिपोर्ट भेजना, ये आपका सत्य है। मंत्रियों की नियुक्ति करने के संदर्भ में ये जो आती है वो आपकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी विवेकाधीन शक्ति है। और राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना, ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका पहला और तीसरा कथन इसमें सत्य होता है, तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 356 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट मिलने अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उन्हें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यानी कि अगर उस राज्य में जो भी राज्य है वहां पर अगर उस तरीके की व्यवस्था नहीं चल रही है, संविधान का सही तरीके से प्रयोग नहीं होता है, तो अनुच्छेद 356 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देते हैं और उनमें कहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। और संविधान का अनुच्छेद 164 का क्लॉज 1 जो है वह कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे और यहाँ राज्यपाल की शक्ति जो है वह विवेकाधीन नहीं आती है। तो ये विवेकाधीन नहीं है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से रोक सकता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। और यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। तो ये आपका भी मतलब कि तीसरा ये भी विवेकाधीन शक्ति है। और आज जो ये आपका फोर्थ नंबर का जो दिया गया है वो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 166 की क्लॉज 3 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य को सुचारू रूप से संचालन और इस मंत्रियों के आकार के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये भी आपकी विवेकाधीन शक्ति नहीं आती है। तो इसी तरीके से आपका पहला तीसरा इसमें सत्य है और ये सभी इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में पहला कथन आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्कृत नहीं की जाएगी।
दूसरा कथन देता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो कथन है, इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य होते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी तरीके की दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, मतलब कि किसी भी तरीके की दंडित कार्यवाही नहीं होगी। और किसी भी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। और ये आपके आईएएस 2018 में क्वेश्चन पूछे गए, तो ये लेटेस्ट, ये आपके जो इतने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए 1995 से लेकर 2024 तक में, तो उन सभी का ओवरव्यू आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ताकि ये रहे कि आपको किस टॉपिक से इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ना रहे और आप डायरेक्ट ही टॉपिक बढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर करें। अब आते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे कि व्याख्या देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, वह अनुच्छेद 3 समेत कथन 1 जो दिया गया है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत और अनुच्छेद 158 के अंतर्गत एक दिया गया है। तो ये 361 के अंतर्गत दिया गया है और यह 158 के अंतर्गत इसमें ये प्रावधान दिया गया है। और इसमें दिया गया है 361 के खंड 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्यवाही संस्थगित नहीं किया जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसमें खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से दोनों कथन इसके सही होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अनुच्छेद 361 और 158 के अंतर्गत ये प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। तो इनमें से आपको बताना है कि ये कौन सी समिति रही। ऑप्शन ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति 1969, ऑप्शन सी सरकारी आयोग 1983, ऑप्शन डी आता है संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये सिफारिश जो है वह सरकारी आयोग में 1983 के तहत कही गई थी कि सरकारी आयोग ने अनुशंसा दी हुई थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसे हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 के तहत न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग को गठित किया हुआ था। तो कब गठित किया जाता है? 9 जून 1983 को। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम राज्यपाल के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि राज्यपाल के अंतर्गत बात करें तो भारत में संविधान में राज्य में सरकार उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था की। तो भारत जैसे कि संसद में जो है वह राष्ट्रपति और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से विधानमंडल राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से संसद मतलब कि केंद्र में व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से राज्यों में भी उसी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। यहाँ राज्यपाल जो होता है वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और संवैधानिक मुखिया के तौर पर आते हैं और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार राज्यपाल कार्यालय में एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। यानी कि एक तो वो संवैधानिक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, दूसरा एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर भी भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल जो है वह राज्य के विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं और राज्य की काल की जो कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान होते हैं उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, एक व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, उसमें कहा एक परंतु जोड़ा गया और स्पष्ट कर दिया गया कि जो राज्यपाल होंगे वह एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी कि मूल संविधान में प्रावधान था कि भारत का एक राज्यपाल होगा जो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत कहा गया है। और जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में होता है तो उसमें कहा जाता है कि एक एक राज्यपाल
2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा ही आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्हीं से ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जाने तो राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है, बल्कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो इस तरीके से ये आपके राज्यपाल के बारे में है कि इनकी नियुक्ति ना तो सीधी होती है, ना ही अप्रत्यक्ष तरीके से होती है, ना ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। इनकी नियुक्ति उस तरीके से होती है जब राष्ट्रपति एक आज्ञा पत्र पर उस पर मुहर लगा दे, तो उस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है। अब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन-कौन सी अर्हताएँ होंगी कि कौन-कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी कि तो पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 आयु वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और अन्य अर्हताओं में जैसे कि उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल या किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यपाल पद आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण ना करता हो, यानी कि किसी भी संस्था में वह किसी भी तरीके की जॉब नहीं करते हों। तो ये राज्यपाल के बारे में, योग्यताओं के बारे में है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, तो उनके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए। अब आते हैं पदावधि के बारे में कि इनकी पदावधि से रिलेटेड प्रावधान जो अनुच्छेद 156 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहली कहती है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। दूसरी कहती है कि राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वो अपना पद त्याग कर सकेंगे और उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे। तो राज्यपाल की जो पदावधि क्या होगी? पहला तो ये कि जब वो पद धारण करेंगे तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। अपना 5 वर्ष तक वह उनका कार्यकाल होगा और ये अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को सौंप देंगे। और अगर अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो ये तब तक पद पर रहे, ऐसा नहीं है कि उनका 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और फिर दूसरा का राज्यपाल को उस राज्य में नियुक्त नहीं किया गया है, तो वहाँ पर नया राज्यपाल जब तक नियुक्त नहीं होगा तब तक वो पद पर बने रहेंगे। तो 5 चाहे कार्यकाल पूरा हो जाए, लेकिन नया राज्यपाल अगर नियुक्त नहीं हुआ है, तो वो तब तक पद पर रहेंगे। तो इस तरीके से अब इनके वेतन सुविधाएँ और विशेष अधिकार के बारे में जान लेते हैं, जो अनुच्छेद 158 में प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को वह वेतन भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है और राज्यपाल को वर्तमान में प्रतिमाह 3,50,000 रुपए का वेतन प्राप्त होता है। और अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर उसके वेतन और भत्ते का खर्चों का वहन करते हैं। जैसे कि आपका पहले नंबर तो अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का एक राज्यपाल होगा और इन्हें 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने के लिए अब ये है कि अगर एक एक 2 राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो उनके वेतन बढ़ेंगे या घटेंगे, ये आपके अंदर एक प्रश्न आया होगा। तो ये होता है कि ये जो वेतन से रिलेटेड प्रावधान होते हैं, भत्ते से रिलेटेड, वो राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुपात निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर उनका वेतन दिया जाता है, अगर वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं। अगर वो एक राज्य के राज्यपाल हैं, तो उन्हें प्रतिमाह 3,50,000 का वेतन दिया जाता है। तो ये राज्यपाल और ये अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 158 में दिया गया है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्यों के अंतर्गत बात की जाए तो राज्य के स्तर पर राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य प्रायः वही होते हैं जिस तरीके से केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के होते हैं और दोनों में बस अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, आपात संबंधी और राजनयिक शक्तियाँ भी होती है जबकि राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। तो राष्ट्रपति के पास टोटल 7 तरीके की शक्ति होती है जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति आती है, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति और राजनयिक शक्ति आती है। लेकिन राज्यपाल के पास सिर्फ 3 शक्तियाँ नहीं होती, सैन्य, आपातकालीन और राजनयिक, बल्कि राज्यपाल के पास और सभी शक्तियाँ जितनी हैं, कार्यकारी शक्तियों का होना, विधायी शक्तियों का होना, वित्तीय शक्तियों का होना और न्यायिक शक्ति, ये सभी राज्यपाल के शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर हमने राज्यपाल की जो रूपरेखा है उन सब के बारे में एक ओवरव्यू जाना। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएँगे। आप तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी, पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी। तो आप वहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।